तो जैसा कि लास्ट एपिसोड में हम लोगों ने देखा था कि मुशेन वो एक ऐसी जगह चला जाता है जहां पर उसे एक चमकता हुआ गेट दिखाई देता है। वो फौरन से उस गेट से अंदर चला जाता है तो हमें पता चलता है कि वो स्मोक इतना ज्यादा खतरनाक होता है कि वो जिसकी बॉडी से भी टकराता है उसकी बॉडी को पूरी तरह से खत्म करके रख देता है। और वो कल्टिवेटर्स अपने साथी का ये हाल भी देखकर बहुत ही ज्यादा डर गए थे। उन्हें लगा कि शायद मुशेन ने उनके साथ ये जानबूझकर किया है। वो उसे मारना चाहते थे मगर वहाँ पे मौजूद जितने भी मॉन्स्टर्स और बीस्ट होते हैं वो सारे के सारे मुशेन का साथ देते हैं। ये देखकर वो कल्टिवेटर समझ जाते हैं कि शायद यहाँ पर मारना किसी को भी अलाउड नहीं। जिसके बाद वो लोग इंतजार करते हैं और वहाँ पे थोड़ी सी इन्वेस्टिगेशन करते हैं तो उन्हें पता चलता है कि यहाँ पर तो एंशिएंट गॉड्स की रिमेनिंग्स पड़ी हुई हैं। उन्हें वहाँ पर कुछ ट्रेजर्स दिखाई देते हैं तो वो ट्रेजर्स को हासिल करने की कोशिश करते हैं मगर एक कल्टिवेटर तो एक गॉड स्टेचू के ही हाथों मारा जाता है। ये देखकर वो लोग फौरन से पीछे हट जाते हैं और वहाँ पे जब स्मोक अंदर घुस आता है तो एंशिएंट गॉड दोबारा से जिंदा हो जाते हैं और उन स्टेचूज में जान आ जाती है जो कि एक खास किस्म का मंत्र पढ़ते हुए अपनी पावर से करते हैं और डार्कनेस को उन मॉन्स्टर्स और बीस्ट के करीब भी नहीं आने देते। ये देखकर मुशेन फायदा उठाने की कोशिश करता है और अपनी डीमन और गॉड पावर को एक साथ एब्जॉर्ब करते हुए अपने लेवल को अपग्रेड करने की कोशिश करता है मगर इसमें वो बार बार नाकाम हो रहा था। जिसके बाद हमें दोबारा से मुशेन की आवाज सुनाई देती है। वो कहता है कि मैंने सुना है कि डाशू में जब भी रात होती है तो बहुत ही चमकदार सितारे आसमान पर चमकते हैं मगर ये सब कुछ हजारों साल पहले देखा गया था। और कहा जाता है कि हजारों साल पहले 4 एंशिएंट गॉड्स आसमान में रहा करते थे। उनमें से एक अज़ूरा ड्रैगन, एक के पास व्हाइट टाइगर और एक के पास वर्मिलियन फायर बर्ड की पावर थी और एक गॉड के पास टर्टस पावर थी। और कहा जाता है कि वो टर्टस इतना बड़ा था कि वो पूरे के पूरे शानवू रिवर के पानी को अपनी पीठ पर उठाया करता था। और ये सब लोग एक साथ मिलकर एक बहुत ही ब्रिलियंट गैलेक्सी को फॉर्म करते थे। मगर फिर जैसे ही डार्कनेस आई तो गॉड्स और स्टार्स पूरी तरह से डिसअपियर हो गए। सिर्फ और सिर्फ गॉड के स्टेचूज जो कि यहाँ पर मौजूद थे वो ही बाकी रह गए। ऐसा लगता है कि शायद सारे ही गॉड्स लैंड ऑफ डाशू को छोड़कर चले गए हैं या फिर हम जितने भी लोग हैं गॉड्स ने हम सब लोगों को भुला दिया है। मुझे कुछ भी समझ में नहीं आ रहा कि आखिर गॉड्स गए तो गए कहाँ और उन लोगों ने हमें छोड़ दिया है तो फिर उन लोगों ने अपने स्टेचूज यहाँ पर क्यों छोड़े हैं और वो हमें डार्कनेस से क्यों बचाते रहते हैं। डाशू लैंड में पता नहीं कितने सीक्रेट छुपे हुए हैं। हर एक सीक्रेट को ढूंढने के लिए भी कई साल जाएंगे। इतने में हमें दिखाया जाता है कि सूरज निकल आता है और उस गुफा के अंदर रोशनी आ जाती है जिसकी वजह से वहाँ पे मौजूद जितने भी जानवर और मॉन्स्टर्स होते हैं वो सारे के सारे नींद से उठ जाते हैं और हर जगह फिर चहल पहल होना शुरू हो जाती है। उन सबको पता चल गया था कि डार्कनेस अब जा चुकी है, अब खतरा कुछ भी नहीं। जिसके बाद सीनियर क्यू कहता है कि सुनो बच्चे, सुबह हो चुकी है और आज तुम्हारी ये आखिरी सुबह होने वाली है। मगर फिर मुशेन कहता है कि क्या तुम लोग इन सारे के सारे एनिमल्स के दुश्मन बनना चाहते हो? तुम्हें नहीं मालूम कि यहाँ पे किसी को भी मारना अलाउड नहीं। अगर तुम मेरे दुश्मन बनोगे तो तुम इन सब के साथ दुश्मनी मोड़ लोगे। मगर सिस्टर केन कहती है कि बच्चे, ये सारे मॉन्स्टर्स अब थोड़ी देर में यहाँ से जाने वाले हैं जिसके बाद तुम्हें बचाने वाला यहाँ पर कोई भी नहीं होगा। ये बात सुनकर मुशेन घबरा जाता है और वो कहता है कि मैं अकेले ही इन दोनों का मुकाबला नहीं कर सकता। एक तो ये लोग पावरफुल कल्टिवेटर्स हैं, ऊपर से मैंने अभी तक अपना फर्स्ट लेवल भी एक्टिवेट नहीं किया। मैं दोनों को सेम टाइम पर फेस नहीं कर सकता। ये लोग मुझे चुटकियों में मसल कर रख देंगे। मुझे इन लोगों से फाइट करने से पहले थोड़ा सा इंतजार करना होगा ताकि ये सारे के सारे बीस्ट यहाँ से निकल जाएं। वरना ये लोग इतने जालिम हैं कि मुझे मारने के चक्कर में ये लोग इन्हें भी मार देंगे। ये कहते ही वो अपने उस ब्लू स्टोन को जैसे ही थ्रो करता है तो सीनियर क्यू उसे अपनी सोर्ड के साथ रोक लेता है मगर उसके साथ वहाँ पर हर जगह धुआं ही धुआं फैल जाता है। और सीनियर क्यू देखता है कि वो लड़का तो यहाँ पर है ही नहीं। मुशेन मौका देखते ही वहाँ से 9-2-11 हो गया था और वो लोगों से आसपास तलाश करने की कोशिश करते हैं मगर सिस्टर केन उसे देख लेती है कि वो एक बीस्ट के पीछे छुपकर भाग रहा है। वो सीनियर क्यू को भी बता देती है और जैसे ही वो उस पर हमला करने के लिए जा रही होती है तो सीनियर क्यू उसे कहता है कि नहीं, इस वक्त इन पर हमला नहीं करना। इस वक्त हम लोग गुफा के अंदर हैं। जैसे ही हम लोग यहाँ से बाहर जाएंगे तो बाहर निकलते ही हमने इसे मार डालना है। फिलहाल इसे बाहर निकलने दो, हम लोग इसे फॉलो करते हुए इसके साथ बाहर जाएंगे। अगर ये सारे मॉन्स्टर्स डर गए तो ये यहाँ वहाँ भागना शुरू कर देंगे और ये लड़का यहाँ से गायब हो जाएगा।
मगर फिर मुशियन पीछे मुड़कर देखता है तो उसे नजर आता है कि वो कल्टीवेटर्स तो उसका पीछा कर रहे हैं, जिसके बाद वो स्नेक की स्पीड को बढ़ाते हुए फौरन से वहाँ से दूर निकलने की कोशिश करता है। मगर फिर सीनियर क्यू कहता है कि अगर हम लोग इस मर्तबा फेल हो गए तो फिर मास्टर्स को हम लोग क्या मुंह दिखाएंगे कि एक नौसिखिया लड़का हमसे जीत गया। हमें इसके ज्यादा से ज्यादा करीब जाना होगा, तभी हम लोग इसे मार पाएंगे। पता नहीं ये लड़का हमारे हाथों मरता भी है या नहीं, कहीं ऐसा ना हो कि हमारी इज्जत मिट्टी में मिल जाए। मगर सीनियर किन कहती है कि आप बेफिक्र हो जाएं, मैं इसे मारने के लिए अपनी पूरी कोशिश करूंगी। ये कहते ही वो पलक झपकते ही मुशियन की तरफ चली जाती है। मगर दूसरी तरफ सीनियर क्यू वो कुछ और ही सोच रहा होता है और फौरन से एक और डायरेक्शन की तरफ चला जाता है। इतने में मुशियन देखता है कि वो लड़की तो उसके बिल्कुल ऊपर आ गई है। वो उस पर जैसे ही वार करती है तो मुशियन फौरन से हट जाता है और वो अटैक सीधा जाकर उस स्नेक को लगता है और स्नेक वहाँ से लुढ़कता हुआ दूर जा गिरता है और उसकी सिट्टी पिट्टी गुम हो जाती है। उसकी पावर देखकर मुशियन भी हैरान रह गया था कि इसने एक अटैक के साथ स्नेक के तूते उड़ा दिए। मगर फिर वो लड़की उसके करीब आते ही उस पर अपनी लेग टेक्निक्स के साथ एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देती है, जिसकी वजह से वो मुशियन को पीछे धकेलने में कामयाब हो जाती है और वो उसका पीछा करते हुए दोबारा से उसके करीब जाती है और उसे किक मारने की कोशिश करती है। मगर मुशियन इस मर्तबा भी खुद को बचाते हुए उससे दूरी बनाने की कोशिश करता है। वो लड़की फिर अपनी सोर्स का इस्तेमाल करते हुए उस पर वार करती है। वो सोर्ड उसके बेहद करीब से होकर गुजरी थी, मगर सीनियर किन उसके पास पहुंचते ही उसे एक जोरदार लात दे मारती है, जिससे मुशियन को ज्यादा इंजरी तो नहीं हुई थी, मगर वो उड़ते हुए बहुत ही दूर चला गया था। और वो उस लड़की की टेक्निक्स को ऑब्जर्व करते हुए कहता है कि जरा एक मिनट रुको, ये टेक्निक तो वही टेक्निक है जिसके बारे में ग्रैंडपा ने मुझे बताया था। मुझे उस मैजिक लेग टेक्निक का इस्तेमाल करना चाहिए, जिसके बाद मुझे किसी भी तरह की लेग टेक्निक को फेस करने में आसानी होगी। वो सारी की सारी सोर्स को डॉज करते हुए उस लड़की के पास पहुंचता है और सेम उसकी ही जैसी टेक्निक को यूज करते हुए उससे फाइट करने की कोशिश करता है, जिस पर वो लड़की भी हैरान रह जाती है कि ये अचानक से मेरी सेम टेक्निक को कैसे यूज कर रहा है। लड़की जैसे उसे लात मारती है तो मुशियन भी उसे किक मारता है और दोनों के पैर आपस में टकराते हैं। मगर वो लड़की जैसे ही पुश करने की कोशिश करती है तो उसे पता चलता है उसकी टांगों की हड्डियां तो पूरी तरह से क्रैक हो चुकी हैं। देखकर वो खुद भी हैरान हो जाती है, मुशियन के अंदर अचानक से इतनी पावर कहां से आ गई। वो मुशियन पर दोबारा से अटैक कर पाती, इससे पहले ही मुशियन उस पर एक और जोरदार अटैक कर देता है। ये देखते ही वो लड़की फिर वापस से अपनी सोर्स को समन करती है, मगर मुशियन उन सोर्स को आते हुए देख लेता है और बहुत ही आसानी से डॉज करता है। वो लड़की अपनी सोर्स को पकड़ती है और जैसे ही मुशियन पर वार करती है तो वो नीचे झुककर एक जोरदार किक दे मारता है, जिससे वो उस लड़की को हवा में ऊपर उछाल देता है। मुशियन के अटैक इतने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं कि वो लड़की चारों शाने चित हो चुकी होती है और वो सीधा मॉन्स्टर्स के बीच में जा गिरती है और अपने सीनियर को देखती है। वो वहाँ पे खड़ा हुआ होता है मगर उसकी हेल्प के लिए कुछ भी नहीं करता। उसका सीनियर कहता है कि सिस्टर किन, तुम अपनी गलती की वजह से मारी गई हो। इस डेविल किड ने मुझे अब मजबूर कर दिया है। अब चाहे कुछ भी हो जाए मैं इसे यहाँ से जाने तो नहीं देने वाला। अब कुछ भी हो जाए मैं इसका सिर लेकर जाऊंगा। ये कहते ही वो अपनी सोर्ड के साथ उस पर पीछे से आते ही एक के बाद एक अटैक करना शुरू कर देता है, जिससे मुशियन बाल बाल बच रहा होता है और वो तेजी से वहाँ से निकलने की कोशिश करता है, मगर वो कल्टीवेटर उसका पीछा नहीं छोड़ता और अपनी सोर्ड को एक के बाद एक उसकी तरफ थ्रो किए जाता है। जिसके बाद मुशियन कहता है कि मैं इस वक्त बहुत ही बुरी जगह पे हूँ, यहाँ पे सोर्ड स्किल्स को यूज करना बहुत ही ज्यादा आसान है और ये सोर्ड तो इस वक्त मेरे बिल्कुल करीब से होके गुजर रही है। इस वेपन को किसी तरह तो रोकना ही होगा। मैं एक डिवाइन वॉरियर हूँ तो इसीलिए मुझे किसी न किसी चीज में अपनी एनर्जी को इंजेक्ट करके उसे वेपन बनाना ही पड़ेगा। इसके अलावा मेरे पास और कोई ऑप्शन भी नहीं है। ये कहते ही वो वहाँ पे मौजूद एक लकड़ी को उठाता है और अपनी पावर को उसके अंदर इंजेक्ट करते हुए उसे एक वेपन में कन्वर्ट करने की कोशिश करता है और कहता है कि 1 फुट और 3 इंच पार्ट के अंदर ही अपनी एनर्जी को इंजेक्ट कर सकता हूँ, जिसे मैं अच्छे तरीके से कंट्रोल भी कर सकता हूँ। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीनियर क्यू उस पर जैसे ही हमला करने के लिए आता है तो दूसरी तरफ हमें दिखाया जाता है मुशियन अपनी स्टिक का इस्तेमाल करते हुए उसके अटैक को रोकने की कोशिश करता है, मगर वो स्टिक सोर्ड से टकराते ही कट जाती है। इसी तरह सीनियर क्यू उसके ऊपर एक के बाद एक अटैक किया जाता है। वो लकड़ी उसके आगे बिल्कुल बेकार साबित होती है और सीनियर क्यू उसे बहुत ही जोर से लात मारते हुए दूर फेंक देता है और अपना फाइनल अटैक करते हुए कहता है कि बच्चे अब ये गेम खत्म हो रही है। ये कहते ही वो जैसे ही वार करता है तो मुशियन अपने उस लकड़ी के साथ उसे रोक लेता है। ये देखकर भी हैरान हो जाता है कि आखिर इस लड़के ने अपनी वाइटल एनर्जी को इस लकड़ी के अंदर कैसे ट्रांसफर करके इसे वेपन में बदल दिया है। उसकी वाइटल एनर्जी इतनी ज्यादा बढ़ती जा रही होती है कि वो अपनी वाइटल एनर्जी के जरिए उस स्टिक को भी बहुत ज्यादा हार्ड बना देता है
और मुशियन कहता है कि इस लकड़ी की ये लेंथ बिल्कुल परफेक्ट है, इसके जरिए मैं इसकी चिथड़े उड़ा सकता हूँ। हमें दिखाया जाता है कि उसे ये टेक्निक असल में उसके ग्रैंडपा हुआनजी ने सिखाई थी और उसने बताया था कि जब भी तुम्हें अपने दुश्मन को मारना हो तो सबसे पहले अपने वेपन की लेंथ देख लेना कि उसकी लेंथ कितनी है। ये याद आने के बाद वो तुरंत से सोर्ड रेन टेक्निक को यूज करते हुए सीनियर क्यू की सोर्ड्स को बहुत ही बुरी तरह से पछाड़ते हुए जा रहा होता है। वो उस पर इतने ज्यादा अटैक करता है कि सीनियर क्यू भी परेशान हो जाता है। मुशियन की स्पीड और स्ट्रेंथ बहुत ही तेजी से बढ़ती जा रही होती है, जिस पर सीनियर क्यू कहता है कि लगता है कि अब मुझे अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाना पड़ेगा। ये कहते ही वो अपनी सारी की सारी सोर्ड्स को फौरन से समन करता है और हमें दिखाया जाता है उसके बॉक्स में मौजूद जितने भी सोर्ड्स होती हैं वो सारी की सारी एक साथ बाहर आ जाती हैं। और सीनियर क्यू जैसे उन सोर्ड्स के साथ हमला करना शुरू करता है तो वो सोर्ड्स चारों तरफ से आकर हमला करती है, मगर मुशियन अपनी स्पीड के दम पर उन सारी की सारी सोर्ड्स को बहुत ही आसानी से हैंडल कर रहा होता है। ये देखकर सीनियर क्यू हैरान सा रह जाता है और कहता है इसकी स्पीड और वाइटेलिटी तो बढ़ती जा रही है, ये लड़का आखिर है क्या, मैं तो इसे क्लियरली देख भी नहीं पा रहा। चेन अटैक्स डिस्ट्रॉय करते करते उसके बेहद करीब आ गया था और वो मॉन्स्टर जैसे ही एक जगह रुकता है तो सीनियर क्यू वहां से उड़ते हुए ऊपर चला जाता है और मुशियन उसके पास आते ही उस पर एक जोरदार स्टिक से वार करते ही उसकी पसलियां तोड़ देता है और फिर एक के बाद एक अटैक करते हुए हड्डियों को क्रैक्स करना शुरू कर देता है। ये देखकर सीनियर क्यू भी बिल्कुल हक्का बक्का रह गया था, उसे अटैक में मार पड़ रही होती है, जिसकी वजह से वो इतना ज्यादा गुस्से में आ जाता है कि वो सारी की सारी सोर्ड्स का रुख उसकी तरफ कर देता है और वो सोर्ड्स इससे पहले कि मुशियन को हिट करती वो फौरन से ऊपर जाते ही अपनी स्टिक से उसके मुंह पर ही वार करता है, जिसकी वजह से उसके मुंह से खून निकल आता है, जिसके बाद वो उसकी कलाई भी तोड़ देता है और आखिर में वो अपनी स्टिक को उसके चेहरे पर बहुत ही जोर से रगड़ता है, जिसकी वजह से सीनियर क्यू तो बहुत ही बुरी तरह इंजर्ड हो जाता है। उसकी हालत तो बुरी हो गई थी कि लग रहा था कि जैसे वो अब मरने वाला है। उसकी जूनियर सिस्टर जो कि किसी तरह अपनी जान बचाने में कामयाब हो गई थी, वो भी उसकी मदद करने के लिए नहीं आती क्योंकि सीनियर ने उसकी मदद नहीं की थी, तो इसीलिए वो भी अब उसे मरता हुआ देखती है। मुशियन यहाँ पर इसकी कुत्ते वाली धुलाई कर रहा होता है, एक के बाद एक अटैक करने के साथ वो उसके हर एक अटैक को डॉज करते हुए उसकी हड्डियां तोड़ रहा होता है, मगर इतनी ज्यादा एनर्जी यूज करने की वजह से मुशियन भी काफी ज्यादा थक गया था और वो कहता है कि मैं अब इसे और ज्यादा देर तक होल्ड नहीं कर पाऊंगा। और दूसरी तरफ सीनियर क्यू भी कहता है कि मेरी एनर्जी अब खत्म हो चुकी है। वो दोनों ही एक दूसरे को पुश करते हैं और सीनियर क्यू अपनी सोर्ड से वार करने वाला होता है, मगर मुशियन फिर से अपनी स्पीड का फायदा उठाकर उसके मुंह पर ही वो स्टिक दे मारता है, जिसकी वजह से सीनियर क्यू की वो सोर्ड उसके हाथ से निकलकर दूर जा गिरती है और वो दोनों ही बहुत ही ज्यादा थके हुए होते हैं। और मुशियन को तो चक्कर आने लगे थे, ऐसा लग रहा था कि जैसे वो कभी भी बेहोश होकर गिर सकता है, मगर सीनियर क्यू कहता है कि अब मैं अपना फाइनल अटैक करने वाला हूँ, ये आखिरी हमला है। ये कहने के साथ ही वो फिर से हमला करने की तैयारी करता है और दूसरी तरफ मुशियन को याद आता है कि ग्रैनी ने मुझे बताया था कि अपने दुश्मन को कभी भी एक मौका मत देना, क्योंकि दुश्मन को एक मौका मिल जाए तो वो तुम्हें जान से मार सकता है। इसलिए चाहे कुछ भी हो जाए अपने दुश्मन को कभी भी कोई भी मौका मत दिया करो, क्योंकि वो एक मौका ही हमारी जिंदगी होता है। इस तरफ हमें दिखाया जाता है कि सीनियर क्यू की सारी सोर्स उसके बेहद करीब पहुंच गई थी और वो कहता है कि मेरे अंदर अगर जरा भी वाइटेलिटी है तो मैं इसे हर हाल में मारूंगा। ये कहते ही अचानक वो उन सोर्स को डॉज कर देता है। मुशियन नीचे झुककर अपनी स्टिक से उस पर वार करता है और उसके साथ उसकी अपनी ही सोर्स भी उसकी बॉडी में आकर घुस जाती है। मुशियन ने सीधा उसके गले पे वार किया था, जिसकी वजह से वो बहुत ही बुरी तरह से इंजर्ड हो गया था और उसके बचने की कोई उम्मीद नहीं थी, जिस पर वो खुद भी हैरान होकर कहता है ये ऐसे नहीं होना चाहिए था। मगर मुशियन उस स्टिक के साथ उसे उठाकर हवा में ऊपर उछाल देता है, जिसके साथ उसका वहीं पे ही खात्मा हो जाता है और उसकी बॉडी जमीन पर आकर गिरती है और सारे के सारे मॉन्स्टर्स उसके ऊपर से ही भागते हुए जा रहे होते हैं। और वहीं पे ही हमें दिखाया जाता है सीनियर किन को, जो के उसकी डेड बॉडी को देखते हुए वहां से आगे निकल जाती है। उसमें भी जरा सी भी जान नहीं थी कि वो उसकी कोई हेल्प करे। वो उन मॉन्स्टर्स के साथ ही सीधा आगे की तरफ चली जाती है और हमें दिखाया जाता है कि वो लोग वहां से बहुत ही दूर निकल आए थे और मुशियन उस मॉन्स्टर की पीठ के ऊपर से नीचे उतर आता है। वो बहुत ही ज्यादा थका हुआ होता है और उसके अंदर एनर्जी का एक कतरा भी नहीं बचा था, मगर हमें दिखाया जाता है सीनियर किन वो उसका पीछा करते करते वो भी वहीं पर ही आकर गिरती है। वो भी काफी ज्यादा इंजर्ड होती है, मगर अभी भी उसमें इतनी जान थी कि वो अपने पैरों पर खड़ी हो सकती थी। मुशियन जब उसे देखता है तो वो कहता है कि अरे नहीं, ये लड़की तो अभी भी जिंदा है और मेरे जिस्म में तो जरा भी जान नहीं है कि मैं इसका मुकाबला कर सकूं या फिर यहाँ
यहाँ से भाग सकूं। अब तो यहाँ पे मदद करने वाला भी कोई नहीं। मेरी हालत इतनी खराब है कि मैं उठ भी नहीं पा रहा। वो उस लड़की को देखकर आहिस्ता आहिस्ता सुरकते हुए पीछे हटने की कोशिश करता है, मगर वो लड़की उसकी मौत बनकर उसके बिल्कुल सामने खड़ी हो गई थी और अपने सीनियर ब्रदर्स का वो हर हाल में बदला लेना चाहती थी। इसीलिए वो अपनी सोर्ड निकालती है और जैसे ही उसे मारने की कोशिश करती है तो वो सोर्ड सीधा मोशन की गर्दन के पास आकर रुक जाती है, जिस पर वो भी बिल्कुल हैरान से रह जाता है और दूसरी तरफ वो लड़की भी शॉक्ड हो जाती है। दोनों को समझ में नहीं आता कि क्या हुआ है और हमें दिखाया जाता है कि मोशन के पास आने वाली वो सोर्ड असल में रेड थ्रेड्स की वजह से रुक गई थी। रेड थ्रेड्स का मतलब होता है ग्रैनी। हमें ग्रैनी की आवाज सुनाई देती है। वो कहती है कि सुनो लड़की, तुम तो सच में बहुत ही क्यूट हो। मैंने तुम्हें जब पहली मर्तबा देखा था तो उसी वक्त मुझे तुम्हारी ये बॉडी काफी अच्छी लगी थी। तो ग्रैनी को वहाँ पर देखकर मोशन भी बहुत ज्यादा खुश हो जाता है और वो देखता है कि उसके जितने भी मास्टर थे वो सारे के सारे उसकी मदद करने के लिए वहाँ पर पहुँच गए थे। वो लोग उससे कहते हैं कि हमने तुम्हें पाल पोस कर बड़ा किया है, तो इसलिए तुम्हारे लिए हम लोग बहुत ज्यादा फिक्रमंद थे। आज ये पहली रात थी जब तुम हमारे साथ मौजूद नहीं थे, इसीलिए हमें तो पूरी रात टेंशन में तो नींद ही नहीं आई। और वहाँ पर ग्रैंडपा ग्वांट तो एक साइड पे खड़ा हो जाता है क्योंकि उसे मालूम था कि ग्रैनी अकेले ही इस लड़की को हैंडल कर लेगी। मगर इस तरफ सिस्टर केन जब ग्रैनी को वहाँ पर देखती है तो वो कहती है कि अगर तुम जिंदा हो तो मास्टर्स का क्या हुआ। ये सुनकर ग्रैनी कहती है कि अच्छा तो तुम उन 5 ओल्ड बंदों की बात कर रही हो, मैंने तो उन पांचों की चटनी बना दी। ये सुनने के बाद हमें दिखाया जाता है कि उस लड़की को भी अचानक से चक्कर आना शुरू हो जाते हैं, मगर वो अपनी सोर्ड लेती है और सीधा ग्रैनी पर वार करने के लिए आती है। उसकी सोर्ड ग्रैनी के गर्दन के बिल्कुल पास पहुंच गई थी, मगर उस लड़की को एक झटका सा लगता है और हमें दिखाया जाता है उसके पीछे ग्रैंडपा हुआनजी आता है और वो अपने बुचर के साथ उस पे जो वार करता है उससे हालत खराब कर देता है और उसकी बॉडी पूरी तरह से जलकर राख हो जाती है। अपने ग्रैंडपा के स्किल्स को देखकर वो भी बिल्कुल हैरान रह गया था। वो अपने स्किल्स में सबसे ज्यादा एक्सपर्ट है और वो उन लोगों से कहता है कि आखिर आप लोग यहाँ पर कब से हैं। तो उसका ग्रैंडपा कहता है हम लोग तो तुम्हें कब से देख रहे हैं, जब से तुम अकेले खुद उन लोगों से फाइट कर रहे थे। हमने तुम्हें फाइट करते हुए देखा है, मगर हमें लगता है कि तुम्हारे अंदर अभी भी ट्रेनिंग की कमी है। तुमने उस बंदे को मारने के लिए सिर्फ और सिर्फ 2-4 ही वार किए हैं, जबकि तुम्हें उस पर 5476 वार करने चाहिए थे। इतने टाइम में तो मैं एक पूरे बीस्ट की छोटी छोटी बोटियां बना देता हूँ। ये सुनने के बाद मोशन कहता है कि अच्छा तो तुम लोग बहुत पहले ही आ चुके थे, मगर उसके बावजूद भी तुम लोगों ने मेरी कोई मदद नहीं की और मुझे मरने के लिए उसके आगे छोड़ दिया। तुम्हें मालूम नहीं कि मैं किस तरह अपनी जान बचाकर यहाँ पहुँचा हूँ। मगर फिर उसका एक और ग्रैंडपा वो कहता है कि तुम्हारे पास एक डिवाइन बॉडी है, अपनी वाइटलिटी को जल्द से जल्द रिकवर कर सकते हो और तुम्हारी स्पिरिट कभी भी डाउन नहीं हो सकती। तुमने तो उसे बहुत ही बुरी मौत मारा है। मगर मोशन कहता है कि ग्रैंडपा आप गलत डायरेक्शन पर देख रहे हैं, मैं इस तरफ हूँ। और फिर उसका वो ग्रैंडपा जो कि विलेज चीफ होता है वो कहता है कि तुमने जो ये नाइफ टेक्निक देखी है ये असल में एक वार टेक्निक है और इसका कनेक्शन यंग कल्टिवेटर्स के सोर्ड स्टाइल के साथ मिलता है। इस टेक्निक को सीखने के लिए तुम्हारे पास ऐसे स्किल्स होने चाहिए कि जिससे तुम अपने वेपन को खुद कंट्रोल कर सको और तुम्हारी वाइटलिटी तुम्हारे वेपन्स के अंदर फ्लो होनी चाहिए। यूँ समझ लो कि तुम्हारा वेपन तुम्हारी बॉडी का एक हिस्सा होना चाहिए जिसे तुम जिस तरह भी मूव करना चाहो कर सको और जिसमें जितनी एनर्जी डालना चाहो डाल सको। तुम जितनी ज्यादा एनर्जी का इस्तेमाल करोगे तुम्हारे अटैक का इम्पैक्ट भी उतना ही ज्यादा होगा। यूँ समझ लो कि तुम एक सिंगल अटैक के साथ बहुत बड़ा डैमेज कर सकते हो। आज से पहले सोर्ड स्किल्स तो सिर्फ और सिर्फ मिलिट्री के लिए हुआ करते थे ताकि इन स्किल्स को वार में यूज किया जा सके, मगर बाद में बहुत सारे सेक्ट्स ने इन सोर्ड स्किल्स को आम लोगों को भी सिखाना शुरू कर दिया। वो लोग इन सोर्ड्स को कंट्रोल करने के लिए थ्रेड्स का इस्तेमाल करते हैं और इन सोर्ड्स को एक लिमिटेड डायरेक्शन तक अपनी मर्जी से कहीं भी मूव कर सकते हैं और उसके साथ साथ वो सेम टाइम पर अपने हाथों से भी फाइट कर सकते हैं। पर इन अटैक्स में एक मसला है, जब भी कोई बंदा ये अटैक्स करता है तो उसकी स्ट्रेंथ कम हो जाती है, इसलिए वो लोग अपनी स्ट्रेंथ को बढ़ाने के लिए एट्रीब्यूट पावर का इस्तेमाल करते हैं ताकि वो लोग अपनी वाइटल पावर को दोबारा से रिकवर कर सकें और अपनी पावर को बढ़ा सकें। ये सुनकर मोशन कहता है कि आपका कहने का मतलब ये है कि जब तक मैं सोर्ड स्किल्स सीख नहीं लेता तब तक मैं अपना फर्स्ट लेवल एक्टिवेट नहीं कर सकता, ना ही मैं अपनी डिवाइन बॉडी को अचीव कर सकता हूँ। तो ग्रैंडपा कहता है कि हाँ ऐसा ही है। तो फिर मोशन कहता है कि क्या हम लोग अपनी की के जरिए कोई एट्रीब्यूट पावर
हासिल नहीं कर सकते। ये कहकर वो उदास हो जाता है, जिस पर ग्रैनी कहती है कि तुम इस तरह उदास मत हो, तुमने अभी तो अपना फर्स्ट लेवल भी एक्टिवेट नहीं किया और उसके बावजूद भी तुमने देखो कितने हाई लेवल के कल्टीवेटर्स को मार दिया है। ये सारे के सारे स्पिरिट एम्ब्रियो लेवल के वॉरियर्स थे। तुम बस थोड़ा सा इंतजार करो, जब तक तुम अपनी ओवरलोड पावर को एक्टिवेट नहीं कर देते तब तक तुम्हें थोड़ा सा एहतियात करना होगा। तुमने मास्टर यान कांग के बारे में तो सुना ही होगा, वो इस दुनिया का सबसे पावरफुल कल्टीवेटर से जो कि गोड्स के अंडर में रहता है। मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि वो भी इतना ज्यादा ताकतवर नहीं था जितना कि तुम हो। मगर फिर मोशन कहता है कि मुझे जल्द से जल्द अपनी अवेकनिंग कंप्लीट करनी होगी। ये कहने के बाद वो विलेज चीफ के पास जाता है और वहाँ पे खड़े हुए अपने उस एल्केमिस्ट ग्रैंडपा से कहता है कि काफी दिन हो गए हैं, आपने मुझे वो सूप नहीं पिलाया। ये कहने के बाद वो ग्रैंडपा उसे सूप के बहुत सारे कप देता है और कहता है कि ये सारे तुम्हारे लिए है। ये देखते ही वो फौरन से उस स्पिरिट सूप को पीना शुरू कर देता है। एक के बाद एक स्पिरिट सूप को पीने के बाद उसकी एनर्जी फिर से रिकवर होना शुरू हो जाती है। ये देखकर वो लोग भी बिल्कुल हैरान हो जाते हैं और फिर वो अपनी 3 डानकोंग टेक्निक का इस्तेमाल करते हुए जैसे ये एनर्जी जनरेट करता है तो वो विलेज चीफ हैरान हो जाता है और कहता है कि ये तुम किस तरह का मेथड यूज कर रहे हो। तो मोशन उनसे कहता है कि ग्रैंडपा, मैंने एक बहुत ही अच्छा मेथड ढूंढ निकाला है। मैं 3 डानकोंग टेक्निक को यूज करने के लिए एक जगह बैठकर एक्टिवेशन नहीं करता, अब मैं इसे चलते हुए या फिर दौड़ते हुए प्रैक्टिस करता हूँ। इससे ये मुझे और भी ज्यादा आसान लगता है। ये कहते ही वो तेजी से भागना शुरू करता है और कहता है कि जितना तेज मैं भागूंगा उतनी ही प्रैक्टिस मेरी अच्छी होगी और मेरी स्पीड के साथ मेरी वाइटैलिटी भी उतनी ही जल्दी रिकवर होती है। वो लोग देखते हैं कि मोशन की स्पीड पहले के मुकाबले में बहुत ही ज्यादा बढ़ चुकी है। वो काफी तेजी से भागते हुए उन लोगों से दूर निकल जाता है और फिर वो एल्केमिस्ट उस विलेज चीफ से कहता है कि क्या आपने देखा, इस लड़के की वाइटैलिटी पूरी तरह से खत्म हो चुकी थी मगर इसने सिर्फ और सिर्फ थोड़ा सा ही सूप पिया है और ऐसा लग रहा है कि जैसे इसकी वाइटैलिटी तो पूरी तरह से रिकवर हो चुकी है। वो पहले के मुकाबले में अब और भी ज्यादा स्ट्रॉन्ग लग रहा है। और फिर हमें दिखाया जाता है उसके सारे ग्रैंडपा उसके पीछे आ रहे होते हैं और वो कहते हैं कि ये लड़का तो सच में लाजवाब है। और फिर वो मॉन्क कहता है, जब मैं फर्स्ट टाइम लिंक टाई रियलम को अचीव कर रहा था तो उस वक्त मैं एक थंडर पाल्म अटैक में फंस गया था। वहां से निकलने के लिए मुझे हर हाल में ब्रेक थ्रू करना था और मैंने वो ब्रेक थ्रू सक्सेसफुली कर लिया था। और ग्रैंडपा गुआन कहता है कि हाँ, मेरे साथ भी सेम ऐसा ही हुआ था जब मैं उड़ते हुए हवाओं में ऊपर की तरफ जा रहा था, मगर ऊपर हवा का प्रेशर बहुत ही ज्यादा था और मेरी वाइटैलिटी भी अचानक से पूरी तरह खत्म हो गई थी और मुझे ऐसा लग रहा था कि जैसे मैं अब नहीं बचूंगा। मगर दूसरे मास्टर्स कहते हैं कि अभी तक मोशन ने अपनी अवेकनिंग कंप्लीट नहीं की है। उसकी अवेकनिंग लगता है शायद बहुत ही ज्यादा हार्ड होने वाली है, मगर उसके बावजूद भी वो इतना ज्यादा स्ट्रॉन्ग हो चुका है कि वो बड़े से बड़े कल्टीवेटर को भी हरा सकता है। ये कहने के बाद ग्रैंडपा गुआन फौरन से उसका पीछा करते हुए अपनी स्पीड का इस्तेमाल करता है और पलक झपकते ही उसके बेहद करीब चला जाता है और उसे कहता है, तुमसे तो बदबू आ रही है। ये कहते ही वो आगे निकल जाता है और मोशन फिर गुस्से में उसका पीछा करना शुरू कर देता है। मगर हमें दिखाया जाता है मोशन वो इतना स्ट्रॉन्ग हो चुका होता है कि वो काफी दूर तक निकल आने के बावजूद भी बिल्कुल भी नहीं थका था। उल्टा वो कहता है कि मुझे फील हो रहा है कि जैसे मेरी पावर और भी ज्यादा बढ़ती जा रही है। ये देखकर ग्रैनी भी काफी खुश होती है और दूसरी तरफ वो कहता है कि लगता है कि मुझे दोबारा से वही मैजिक मंत्र यूज करना पड़ेगा, शायद मैं इस मर्तबा अपनी अवेकनिंग कंप्लीट कर लूं। अगर सच में ब्रेक थ्रू हो जाता है तो ग्रैंडमा और ग्रैंडपा सब लोग बहुत खुश होंगे। ये कहने के साथ ही हमें दिखाया जाता है कि वो एक डीमन मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जो कि उसने उस गुफा में उस डीमन के मुंह से सुना था। वो कहता है कि लास्ट टाइम तो मैंने गॉड्स और डीमंस की पावर को यूज करते हुए उस सील को तोड़ने की कोशिश की थी और उस वक्त मेरे पास इतनी ज्यादा स्ट्रेंथ नहीं थी, अब मेरी स्ट्रेंथ बढ़ चुकी है। उस वक्त मैंने इस वाल को क्रैक कर दिया था और हो सकता है कि इस मरतबा मैं इसके टुकड़े टुकड़े कर दूं। ये कहने के साथ वो अपनी डीमन पावर का इस्तेमाल करते हुए साथ में वाटर टेक्निक को भी यूज करता है, मगर उस सील वाल से उसे फिर से एक आवाज सुनाई देती है जो कि एक मंत्र की आवाज होती है। वो सील इतनी स्ट्रॉन्ग होती है कि वापस से अपनी एनर्जी को एक जगह पुश करते हुए सीधा मोशन पर अटैक करते हुए उसे वापस पीछे धकेल देती है। ये देखकर वो खुद भी हैरान हो जाता है और वो कहता है कि मैजिक मंत्र भी काम नहीं आ रहा, मेरी स्ट्रेंथ तो पहले के मुकाबले
में ज्यादा बढ़ चुकी है। मैं अपनी वाइटैलिटी को आखिर इस तरह कैसे यूज करूं कि मैं इसे एक ही ब्लो के साथ तोड़ दूं। ये कहते हुए वो उस स्पिरिट वॉल की तरफ देखता है और फिर कहता है कि हाँ, एक आइडिया है। मैं अपनी डिवाइन पावर के तीनों एट्रीब्यूट को एक साथ कंबाइन करके इस पे हमला करता हूँ। ये कहते हुए वो डीमंस की पावर को यूज करता है और सेम टू सेम वैसा ही मंत्र पढ़ना शुरू कर देता है जो कि डीमंस पढ़ रहे थे। और उसके साथ साथ फिर वो गॉड्स के मंत्र को पढ़ना शुरू करता है, जिसकी वजह से उसके पास गॉड्स की पावर भी आ जाती है। और उसके साथ साथ फिर वो अपनी वाटर टेक्निक को भी यूज करता है। इस तरह हमें दिखाया जाता है कि भागते भागते उसकी वाइटैलिटी बहुत ही ज्यादा हद तक स्ट्रॉन्ग हो जाती है और हमें दिखाया जाता है वो एक ही टाइम पे गॉड एंड डीमन पावर को यूज कर पा रहा होता है। और भागते भागते वो फौरन से एक तालाब के अंदर कूद जाता है और हमें दिखाया जाता है कि कुछ ही देर के अंदर उस पानी के अंदर एक बहुत ही जोरदार धमाका होता है, जिससे पानी हवा में ऊपर तक निकल आता है। ये देखकर उसका ग्रैंडपा बिल्कुल हैरान रह जाता है और कहता है ये नामुमकिन है, इसके अंदर गॉड्स और डीमन पावर एक साथ आ गई है। ये कहने के साथ ये एपिसोड यहीं पे ही एंड हो जाता है।